नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं 20 अप्रैल 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो आपकी स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और इसके साथ साथ जीके के कुछ टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होने वाले हैं। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को पूरा अवश्य देखेंगे और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। और पहला ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, देखिए पूछा गया आपसे, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन कौन सा है? प्रोवा 3 मिशन किसका है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, आपने सुना होगा, यूरोपीय जो आपकी स्पेस एजेंसी है ना, उसके द्वारा क्या किया गया है, एक इसका मिशन है जिसका नाम है प्रोवा 3 मिशन। और प्रोवा 3 मिशन इसने किसने लॉन्च करवाएगा? तो ये करवाएगा इसरो से। ठीक है, जिस रॉकेट का नाम है इसरो, जिस रॉकेट से इसे लॉन्च करेगा उसका नाम PSLV XL। इससे क्या होगा, आपका प्रोवा 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ये भारत के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि होगी कि किसी यूरोपीय देश का, यानी किसी यूरोपीय एजेंसी, जो कि हमारे यूरोप में बहुत सारे देश हैं आप सभी को पता है, उन्हीं की एक अंतरिक्ष एजेंसी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, उसका मिशन हम लोग लॉन्च करेंगे, यानी हमारी इसरो लॉन्च करेगी। और किसके लिए किया गया है प्रोवा 3? तो आप सभी को पता है ये सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा। और इसमें एक यंत्र लगा जाएगा जो इसका अध्ययन करेगा, सोलर क्रोनोग्राफ। ये इसका क्या करने वाला है, ये इसके द्वारा इसमें बताएगा कि किस प्रकार से सूर्य का अध्ययन किया जाएगा, उसकी सारी जानकारी कौन देगा? तो सोलर क्रोनोग्राफ देगा। ये आपको याद रखनी है। अब देखिए, आपको यहाँ तो ये याद रखना ही है कि प्रोवा 3 मिशन किससे संबंधित है? सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। ऐसे ही आप सभी को पता है 2 सितंबर 2023 को क्या हुआ था? 2 सितंबर 2023 को एक भारत का जो सूर्य से संबंधित एक मिशन था जिसका नाम था आदित्य L1। कौन सा था? आदित्य L1, जिसको PSLV आपका C57 के द्वारा छोड़ा गया था, आदित्य L1। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ हमारे अंतरिक्ष मिशन दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट का जो संबंध है, यानी शक्तिशाली जिलोंग रॉकेट ये किसका है? चाइना का है। इसने 9 उपग्रह लॉन्च किए थे इस रॉकेट से और लगभग 1500 किलोग्राम की ऊंचाई उठाकर ले गया था आपका ये जिलोंग 3 रॉकेट। ये किसका था? चाइना का था। ठीक है, ऐसे आपसे पूछे कि GSAT-20 ये फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया था। पोएम 3 या POEM 3 इसको कह सकते हैं हम, PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक्सपोसैट ये भी PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 मैंने अभी बताया आपको PSLV C57 के द्वारा। और चंद्रयान 3 जो हमारा था ये LVM 3rd M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऐसे ही मंगलयान किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट PSLV C11 के द्वारा और चंद्रयान सेकंड GSLV MK 3rd M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर चीन की बात आई है तो चीन के जो क्वेश्चन लिखे इनको भी मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन के प्रधानमंत्री हैं ली क्यांग। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। और एशिया की सबसे लंबी नदी और चाइना की सबसे लंबी नदी है यांग नदी। यहाँ पर एक मरुस्थल मिलता है जिसका नाम है टकला मकान मरुस्थल। तो ये भी आप सभी लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हमारे कुछ संबंधित क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी साथी एक बार जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको मनमोहन क्लासेस के नाम से इसको सर्च करना है। अगर सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया आपको टेलीग्राम की, वहाँ से जाकर भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको डेली करंट अफेयर की जो क्लास की लिंक है और उसकी PDF है प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो सभी साथी जाकर क्या करें, इसको ज्वाइन कर लें। और अपना कोई भी सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं उसको भी आपका निवारण करने की कोशिश करूँगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें हम लोग कुछ हमारे उत्सव हैं उनको देखेंगे, जो हमारे महत्वपूर्ण उत्सव हैं उनका आज हम रिवाइज करने वाले हैं दोबारा से। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। बिस्कुट यात्रा उत्सव कौन सा है? बिस्कुट यात्रा उत्सव 2024। तो बिस्किट यात्रा जो आपका उत्सव है ये संबंधित किससे है? तो इसमें भैरव और जो भद्रकाली हैं इनके रथ को खींचा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या मनाया जाता है? आपका बिस्किट यात्रा उत्सव मनाया जाता है। ये कहाँ पर? तो नेपाल में मनाया जाता है आपका। ठीक है, नेपाल जिसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। भारत के साथ इसकी कितनी सीमा लगती है? तो 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। और पूरे 5 राज्य नेपाल के साथ हमारे क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और एक सिक्किम है आपका। ये 5 राज्य हमारे नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। वैसे तो आपने ट्रिक से याद भी किया होगा कि जो बचपन में आपने पढ़ा होगा, बचपन में भी है ना,
बचपन में भी है, जिसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश, उसके बाद क्या है आपका चीन, उसके बाद आपका क्या है पाकिस्तान, उसके बाद आपका नेपाल, है ना। ये 4 वो देश हैं जिनके साथ भारत के 5-5 राज्य लगते हैं, है ना। इनके साथ हमारे 5-5 राज्य लगते हैं। जैसे बांग्लादेश से हमारे 5 राज्य लगते हैं, चाइना से हमारे 5 राज्य लगते हैं, और इसके साथ जो हमारा पाकिस्तान है इससे भी 5 राज्य लगते हैं, और नेपाल से भी हमारे 5 राज्य लगते हैं। हालांकि इसमें 2 यूटी भी हैं पाकिस्तान के साथ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये भी आपका रखना है। लेकिन नेपाल के साथ हमारे पूरे 5 राज्य लगते हैं, ठीक है, जिनमें सबसे ज़्यादा सीमा लगती है किसकी, तो आप लोग याद रखना बिहार की, ठीक है, नेपाल के साथ। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव जैसे धानु यात्रा, ये कहाँ उत्सव का है, तो ये उड़ीसा का है। मेदराम यात्रा ये तेलंगाना का है, और डोल यात्रा ये पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, ये आपका रखना है। नेपाल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो प्रचंड, ठीक है। इसके साथ साथ सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो काठमांडू में ही है, ठीक है, ये आपका रखना है। सार्क में कितनी कंट्री हमारी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सार्क में कितनी कंट्री हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है, तो ये काठमांडू में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सार्क में कितनी कंट्रियाँ हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चनों में हमारे प्रमुख उत्सव। तो पूरी लिस्ट मैंने बनाई है आपके लिए, जो आपको मैं रिवाइज कराने वाला हूँ, लर्न कराने वाला हूँ। देखिए, अब हम आप यहाँ पर प्रमुख उत्सवों को देख लेते हैं और उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मकर विलक्कू ये कहाँ का है, केरल का है। अट्टुकल पोंगल कहाँ का है, केरल का है। त्रिशूलपुरम कहाँ का है, केरल का है। हैरात पर्व, कंचौत पर्व, लेवेंडर, पुष्कर और एप्पल महोत्सव, ये सब कहाँ के, आपके जम्मू कश्मीर के हैं। ऐसे ही आपसे पूछे कि लोसर कहाँ का है, तो लद्दाख का है। लोसार कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। लोसांग सिक्किम का है। सरहुल झारखंड का है। श्रावणी मेला झारखंड का है। छेरा उत्सव, तो ये भी आपका कहाँ का, छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट आपसे पूछे नाड़ा हब्बा कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। पोंगल तमिलनाडु। थाईपुसम तमिलनाडु। साओजुआओ और सिग्मो ये कहाँ के हैं आपके, तो गोवा के हैं। चेरी ब्लॉसम ये शिलोंग का है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का है। चापचारकूट महोत्सव ये मिजोरम का है। काला घोड़ा ये आपका महाराष्ट्र का है। थावे उत्सव बिहार का है। केर पूजा और खारची पूजा ये त्रिपुरा की हैं। जबकि आपसे पूछे हरेला ये उत्तराखंड का है, और हरेली ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट हमारे ललन टॉप जो भी आपके उत्सव थे उनको मैंने आपको रिवाइज कराया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, और इसमें हम लोग कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो युद्धाभ्यास हैं उनको देखेंगे, जो भी अभी हाल फिलहाल में हुए उनको भी देखेंगे, और जो पुराने स्ट्रैटेजी के संबंधित है उनको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हैज आयोजित करने की घोषणा की है किसने, तो एक अंतरिक्ष में आपका युद्धाभ्यास होने वाला है। कैसा, अब तक तो ज़मीन पर होता था, पानी में होता था और हवा में होता था, लेकिन अब ये कहाँ पर होगा, अंतरिक्ष में होने वाला है। और ये इसकी घोषणा की है किसने, तो यूएसए ने, ठीक है। यूएसए की खुद की एक फोर्स है, जैसे एक वायुसेना होती है, जल सेना होती है, थल सेना होती है, ऐसी इसकी क्या है, स्पेस फोर्स है। क्या है, स्पेस फोर्स है जो स्पेस में इस अभ्यास को करने वाली है, ठीक है। तो अलग से इसकी सेना है जो इसको आयोजित करेगी, और ये कहाँ पर, तो यूएसए के द्वारा किया जाएगा आपको, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे प्रमुख युद्धाभ्यास। ये आपसे पूछा है कि वायु शक्ति अभ्यास 2024 कहाँ हुआ था, तो ये पोखरण राजस्थान में हुआ है, ठीक है। और इसमें भारत की तरफ से तेजस है, प्रचंड है, ये इन दोनों ने भाग लिया है, जो दोनों क्या हैं, हेलीकॉप्टर हैं। इसके साथ साथ अस्त्र और आकाश 2 मिसाइल हैं, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था वायु शक्ति अभ्यास में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1954 में। अब आपसे पूछे मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के मध्य होता है, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन पूछे तो भारत और यूएई, लेकिन केवल साइक्लोन पूछे तो भारत और मिस्र के साथ होता है, ठीक है। इसका सेकंड जो चरण हुआ था अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। काजिंद ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। इसके साथ साथ संप्रीति भी भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। अजय वॉरियर ये भारत और इंग्लैंड के मध्य होता है। समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के साथ। एक्वेरेंट ये भारत और मालदीव के संग होता है। देखिए राजस्थान की बात आई है, तो राजस्थान से संबंधित 2-4 फैक्ट इनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ के सीएम कौन है, भजन लाल, ठीक है। भजन लाल शर्मा अभी हाल ही में नए सीएम बने यहाँ के, और गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र। इसके साथ साथ आप कह रहे हैं लोकसभा सीटें यहाँ की 25 हैं, और राज्यसभा सीटें यहाँ की 10। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। और पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो अजमेर में लगता है। देखिए एक नीचे क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें भी हमारे कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है। जैसे शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024, इसका विजेता कौन है, तो बेईपी। और ये कौन है, चाइना के हैं, चाइना में बीजिंग।
इसकी राजधानी आप लोग याद रखना है। और यहाँ के हैं कौन आपके, तो इन्होंने विंबलडन, शतरंज का विंबलडन जिसे टाटा स्टील मोटर्स के नाम से जाना जाता है, इसे जीत लिया है। देखिए शतरंज की अगर बात करें तो शतरंज में कितने खाने होते हैं, 64 खाने होते हैं। इसका आविष्कारक देश कौन था, भारत था। कुल प्यादे कितने होते हैं, तो इसमें 8 होते हैं। और शतरंज दिवस कब मनाते हैं, तो 20 जुलाई को मनाते हैं। विश्व महिला रैपिड शतरंज में रजत पदक किसने जीता, कोनेरू हम्पी ने। 84 में ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वैशाली रमेश बाबू हैं। और विश्व शतरंज दिवस कब मनाते हैं, विश्व शतरंज चैंपियनशिप आपकी कहाँ हुई थी, बाकू अजरबैजान में हुई थी। और इसमें भारत की तरफ से सिल्वर मेडल जीता था किसने, तो आर प्रज्ञानंद ने जीता था। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखिए क्या कह रहा है। DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी MPATGM, तो MPATGM का सफल परीक्षण किया है। देखिए ये क्या है, इसको देख लेते हैं। तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एक छोटा सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है आपका, जिसको बोला गया MPATGM। इसका सफल परीक्षण किसने किया है, तो भारतीय सेना और DRDO ने। कहाँ से किया है, तो पोखरण राजस्थान से किया है। देखिए अगर हम बात करें किसकी, DRDO की, तो DRDO जिसे हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो समीर V कामत। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दौलत राम कोठारी। ठीक है, इसका जो ध्येय वाक्य है, इसका नाम क्या है, तो वलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट आपसे पूछे प्रबल, प्रबल क्या है, एक रिवॉल्वर है, ये भी DRDO के द्वारा बनाई गई थी। अस्मी, ये भी एक बंदूक है, इसके किसके द्वारा, DRDO के द्वारा बनाई गई थी। और हाल ही में एक उग्रम नाम की एक असॉल्ट राइफल भी बनाई गई थी। और इसके साथ साथ प्रलय नाम की एक असॉल्ट राइफल बनाई गई थी, ये भी किसके द्वारा बनाई गई थी, DRDO के द्वारा। समर प्रणाली, ये भारत की वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, ये हमें याद रखना है DRDO से सारे फैक्टों को। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, UAE का संबंधित क्वेश्चन। आपने इसको पढ़ा होगा, देखा होगा कि UAE में बाढ़ के जैसे हालत आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण स्वयं कौन है, तो UAE है। देखिए अगर बात करें कृत्रिम वर्षा के कारण बाढ़ का प्रकोप कहाँ पर देखा गया है, तो कृत्रिम वर्षा, ये इंपॉर्टेंट रहेगी परीक्षा में। DRDO, माफ़ करना, RO के जो पेपर होते हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ऐसे, जो फैक्ट बनाकर आपसे पूछे जाते हैं, है ना। फैक्ट बना के आपसे कथन निष्कर्ष दे दिया जाता है और इस प्रकार से पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे RO के लेवल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए सारे डिटेल में आपको बताता हूँ और एक एक डिटेल को इस क्वेश्चन में लिखने की कोशिश भी करता हूँ। तो देखिए कृत्रिम वर्षा का कारण जो बना है आपका, वो है दुबई। और दुबई कहाँ पर, आप सभी को पता है, UAE में है। UAE की राजधानी क्या है, अबू धाबी है। और यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है, तो दिरहम मुद्रा चलती है आपकी UAE में। यहाँ पर 7 राज्य, यानी हमारे यहाँ क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। यहाँ पर राज्यों को क्या बोलते हैं, तो यहाँ राज्यों को बोलते हैं अमीरात या रियासत। कुल 7 रियासत हैं आपकी कहाँ पर, तो दुबई में, यानी कि UAE में। UAE में 7 रियासत हैं जिससे मिलकर बनाया आपका कौन, UAE। और आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये चर्चा का विषय बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा। देखिए यहाँ पर एक साल में लगभग 3 इंच की बारिश होती है। एक साल में कितनी इंच की बारिश होती है, 3 इंच की बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शुष्क स्थान है, इसलिए यहाँ पर बारिश कम हो पाती है आपकी। लेकिन फिर भी यहाँ पर बारिश होती है, एक साल में 3 इंच बारिश होती है। लेकिन यहाँ पर कृत्रिम वर्षा के कारण 12 घंटे में 6 इंच वर्षा हो गई। यानी कहने का मतलब है कि 2 साल की बारिश एक दिन में इन्होंने कर ली, जिसके कारण यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बारिश का एक बहुत बड़ा प्रकोप बन गया, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात है। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि जहाँ पर बारिश या पानी की जैसी समस्याएं आती रहती हैं, तो वहाँ का ड्रेनिंग सिस्टम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इन्हें पता है कि बारिश हमारे यहाँ होती नहीं है, कम बारिश होती है। तो उस हिसाब से इनका जो ड्रेनिंग सिस्टम था, निकासी द्वार था, वो ख़राब था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। निकासी व्यवस्था इनकी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण इन्हें ये परेशानी झेलनी पड़ी। अच्छा, इसका कारण क्या था, तो क्लाउड सीडिंग ये एक तरीका होता है कृत्रिम वर्षा का। इसमें होता क्या है, सिल्वर आयोडाइड को बादलों के ऊपर छिड़का जाता है। किसके ऊपर डाला जाता है, सिल्वर आयोडाइड को बादलों के ऊपर डाला जाता है, जिससे बादल भारी होकर क्या करने लगते हैं, कृत्रिम वर्षा करने लगते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया, एक साथ इतनी सारी बारिश हो गई, तो यहाँ पर बाढ़ जैसे आपकी संभावनाएं और प्रकोप बन गया। देखिए अगर हम बात करें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे AgNO3, इसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। AgI, इसको हम बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। क्या बोलते हैं, सिल्वर आयोडाइड। और AgCl, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। और AgBr, इसे हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये हमें पॉइंट याद रखने किससे, UAE से याद रखने, ठीक है। हालांकि UAE से संबंधित हमारे बहुत सारे फैक्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं साहब।
ये क्वेश्चन आपको नंबर दिलाएगा। नंबर इसलिए दिलाएगा क्योंकि मैंने इसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में आए हुए हैं। उन सभी फैक्टों को एक जगह इकट्ठा करके आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है, उनको याद कराने की कोशिश की है, ठीक है, उनको रिवाइज़ कराने की कोशिश की है आपको। तो आप लोग इसको देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। पूछा गया है DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है। तो एक नई संस्था खुली है, एक नया केंद्र खुला है जिसका नाम है स्पेस, और ये सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र जो होते हैं उनके लिए बनाया गया है। सोनार आप लोग जानते होंगे, इसके साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। और DRDO ने क्या किया है, इसको उद्घाटन किया है हाल ही में। तो कहाँ पर किया है, तो एक जिला है इडुक्की जिला केरल में, यहाँ पर इसका क्या किया है, सफल परीक्षण किया है, मतलब इसका उद्घाटन किया है। जो क्या करेगा, सोनार सिस्टम जो होते हैं उनका परीक्षण करेगा, ठीक है। सोनार सिस्टम आप लोग जानते होंगे क्या होता है। देखिए अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपसे पूछी जाती है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में है। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी हाल ही में RO का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है, अहमदाबाद में। इसके साथ साथ UP पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। इंडियन रिमोटिंग सेंसिंग इंस्टीट्यूट ये देहरादून में है। विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है आपका, तो तिरुवनंतपुरम केरल में है, जिसे हम BSSC बोलते हैं। नेक्स्ट आपका इसरो, ये कहाँ पर आपका, बेंगलोर में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये आपका इंदौर में है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर आपका, हैदराबाद में है। अटल सेतु ये हाल ही में आपका महाराष्ट्र में, समुद्र के ऊपर सबसे लंबा जो पुल है आपका वो है अटल सेतु। और ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया था, तो केरल में खोला गया था। देखिए केरल की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो केरल जो है भारत का सबसे लंबा राज्य है, एक प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी जैव विविधता पाई जाती है केरल में ही। साइलेंट वैली है कि यहाँ पर आपकी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। अगर केरल की लोकसभा सीटों की बात करें तो कितनी है, 20 है। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 9 है। और विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 121 विधानसभा की सीटें हैं। वर्तमान में यहाँ के CM कौन है, तो आप सभी को पता है पिनरई विजयन यहाँ के CM हैं, ठीक है। और मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के गवर्नर हैं। ये आपको बात याद रखनी केरल से। देखिए खुद का OTT प्लेटफॉर्म जारी करने वाला केरल था, ठीक है। खुद का इंटरनेट चालू करने वाला भी कौन है, लागू करने वाला तो केरल था। इसके साथ साथ सी स्पेस यानी खुद का OTT प्लेटफॉर्म जारी किया था किसने, केरल ने किया था। तो ग्राफीन नवाचार केंद्र भी किसने खोला, केरल ने खोला। इसके साथ साथ सोने की समान कीमत करने वाला भी कौन था, केरल था। और एक योजना बहुत अच्छी है यहाँ की, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्कूल वन IAS, ये इसकी क्या है, एक योजना है केरल सरकार की, ठीक है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन है केरल से संबंधित, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको फिर कभी जब हमारा केरल आएगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, टाइम पत्रिका की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन कौन है। तो देखिए भारत में ये हमारे कुछ व्यक्ति हैं जो टाइम पत्रिका होती है हमारी, अमेरिका के द्वारा इसमें होता है, लॉन्च किया जाता है। यहाँ पर किस किस व्यक्ति को शामिल किया गया है ये बताया गया है। तो अभिनेत्री हैं आपके आलिया भट्ट, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं आपके अजय बंगा, इसके साथ साथ एक खिलाड़ी हैं साक्षी मलिक, और अभिनेता हैं देव पटेल। इन लोगों को किस में शामिल किया गया है, तो टाइम पत्रिका की 100 प्रभावशाली सूची में शामिल किया गया है। देखिए आज का एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और पूछा गया है आपसे कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो प्रत्येक 18 अप्रैल को मनाते हैं। 1983 में पहली बार बनाया गया था विश्व विरासत दिवस, और इसकी थीम रखी गई 2024 में विविधता की खोज और अनुभव करना। ये किसके द्वारा मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, तो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है, और इसकी 45वीं बैठक कहाँ हुई थी, रियाद में हुई थी, और 46वीं बैठक कहाँ होने वाली है, भारत में होने वाली है। देखिए अगर हम बात करें भारत में कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, तो 42 हैं। कितनी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कुल कितनी है, 42 हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, और एक मिश्रित है हमारी, जिसे हम बोलते हैं कंचनजंगा। क्या बोलते हैं, कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंचनजंगा जो हमारी चोटी है ये इसकी ऊंचाई कितनी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे, ठीक है। अब देखिए कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे हमारी 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये रामप्पा मंदिर है, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, तेलंगाना में है। 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये हमारी धौलावीरा गुजरात में है, जो कि एक हड़प्पा स्थल है। 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये शांति निकेतन जो कि हमारी कोलकाता में है, और 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये होयसल मंदिर है जो कि हमारी कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हमें याद रखना है। इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि हमारी जो पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वो कौन कौन सी थी, तो ताजमहल थी, आगरा का किला था, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट पहली बार हमारी 1983 में बनी थी, ये आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ 39वीं, 40वीं, 41वीं और 42वीं हमें याद रखनी है। इसके साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भारत की नवीनतम अमूर्त धरोहर
जिसको बनाया गया था उसे किसे बनाया गया था? अमूर्त धरोहर। तो बनाया गया था गरबा नृत्य को। क्या बनाया गया था? गरबा नृत्य हमारा अमूर्त धरोहर बनाया गया था। मतलब दो प्रकार की होती है, एक होती है मूर्त धरोहर और एक होती है अमूर्त धरोहर। तो अमूर्त धरोहर हमारी कुल कितनी है? 15 है, ठीक है। और जो मूर्त धरोहर है वो कितनी है? 42 है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये करा दिया। अब आप सभी को अप्रैल माह के सभी दिवस करा देता हूँ। देखिए अमरकंटक मंदिर, जी मंदिर नहीं है हमारे, हमें दिवस देखने हैं। हम लोग मंदिर देखने लगे। कल हमने मंदिर पढ़े थे तो मुझे लगा वही मंदिर वाली हमारी PDF है, लेकिन ये हमें देखने हैं अपने दिवस का रिवीजन करना है। आपसे मुझे 1 अप्रैल को कौन सा मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस। 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाते हैं, RBI का स्थापना दिवस मनाते हैं और उत्कल दिवस मनाते हैं, जिसे हम उड़ीसा दिवस के नाम से जानते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय मैरीटाइम डे यानी समुद्र दिवस मनाते हैं। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, है ना, या इसे खेल दिवस भी कह सकते हैं हाँ। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसके साथ साथ 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को विश्व वैमानिक एवं ब्रह्मांड दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ आपसे पूछे कि 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। अभी मैंने बताया आपको 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को ये आपका विश्व पृथ्वी दिवस और 23 तारीख को मनाया था विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे। इसके साथ साथ 24 तारीख यानी 24 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, या जिसे हम क्या कह सकते हैं? डांस डे कह सकते हैं, इंटरनेशनल डांस डे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डे थे हमारे अप्रैल माह के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए RBI से संबंधित क्वेश्चन हमारा। RBI ने किस बैंक के बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो RBI के द्वारा बॉब वर्ल्ड ऐप एक ऐप है बैंक ऑफ बड़ौदा का, इस पर आरोप लगाए गए हैं साइबर अटैक के और घोटाले के। तो बहुत बार वार्निंग दी गई RBI के द्वारा, लेकिन लास्ट टाइम इसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो किसका है? बॉब वर्ल्ड बैंक ऐप। तो ये है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है। अब देखिए RBI की अगर हम बात करें तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। इसके लिए एक्ट कब आया था? 1934 में। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 में। इसके पहले अध्यक्ष थे ऑसबॉर्न स्मिथ और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुंबई में है। और मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? तो RBI के द्वारा की जाती है। और RBI को ही हम लोग बोलते हैं बैंकों का बैंक, यानी बैंकों का बैंक किसे बोलते हैं? तो RBI को बोलते हैं, ठीक है। अब उस दिन मैंने आपको बैंक संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए थे और उनमें मैंने आपको बहुत सारे बैंकों की स्थापना याद कराई थी। तो आज 2 मिनट में हम पुनः से उन बैंकों का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग देखना कि आप लोगों को कितनी सारी बैंकों के स्थापना दिवस याद थे। ये उस दिन मैंने आपको कराई थी। जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि भारत की पहली बैंक थी, ये 1770 में इसकी स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ इलाहाबाद, इसकी स्थापना 1865 में की गई थी। बैंक ऑफ पंजाब, इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। और कैनरा बैंक, इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। इसके साथ साथ आपसे पूछे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब की गई थी? तो 1908 में की गई थी। अभी हमने पढ़ी थी बैंक ऑफ बड़ौदा, उसकी स्थापना 1908 में हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में हुई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी, जो बंगाल और बॉम्बे और मद्रास इन तीनों को विलय करके बनाई गई थी। इसकी विलय कब किया गया था? 1921 में किया गया था। SBI की स्थापना 1955 में और RBI की स्थापना की गई थी 1935 में। यानी जो इंपीरियल बैंक था इसी का नाम बदल के क्या रख दिया गया था? SBI रख दिया गया था। इसके साथ साथ ICICI बैंक की स्थापना 1994, HDFC बैंक की स्थापना 1994 और यहाँ पर एक्सिस बैंक, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। तो ये भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए साथियों, आप सभी के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आप सभी को पता है 2022 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और पहली बार ये किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी जी को। 2023 में किसको दिया गया? आशा भोसले को दिया गया था। लेकिन 2024 में यह पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। 30 नंबर का पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये किसको दिया जाएगा? अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। ठीक है, पुरस्कारों की बात आई है तो भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है उसको हम कहते हैं भारत रत्न। भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तब ये 3 लोगों को दिया गया था, CV रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और C राजगोपालाचारी। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, इसमें एक मेडल और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, इसमें कोई भी राशि नहीं दी जाती है आपकी। और भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो थी वो थी इंदिरा गांधी और इन्हें 1972 में सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। माफ़ करना, यहाँ पर 1972 नहीं है, यहाँ पर आपको करना 1971। ठीक है, 1971 में इनको दिया गया था इंदिरा गांधी जी को। इसके साथ साथ 2024 में ये 5 लोगों को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। इन 5 लोगों को दिया गया था।
इसके साथ साथ आपको रखना है 2019 में भी ये किस किस को दिया गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये दिया गया था आपका प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, नानाजी देशमुख को दिया गया था, और एक थे आपके भूपेन हजारिका, इनको दिया गया था। यानी 3 लोग थे, 2019 में इनको दिया गया था लास्ट टाइम। इसके बाद 2024 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हमने भारत रत्न की बात कर ली है, तो हम लोग ऐसा करते हैं जो हमारे नोबेल पुरस्कार हैं उनको भी हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 2023 वाले जो हमारे नोबेल पुरस्कार हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। 2023 के जो हमारे नोबेल पुरस्कार थे, इसमें सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है, देखिए यहाँ पर मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ, आपको बेशक याद होंगे, आप ऑप्शन के आधार पर कर भी लेंगे, लेकिन जो परीक्षक का ट्रेंड है वो थोड़ा अलग हो गया है। वो पूछता है किसके लिए दिया गया है, तो मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है कि किसके लिए दिया गया है। जैसे मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार ये कैटलिना कोरिको हंगरी के इनको दिया गया है, और बिस्मैन ये यूएसए के इनको दिया गया है, और mRNA से कोविड वेरिएंट का टीका विकसित किया था इसलिए इनको दिया गया था। 2022 में किसे दिया गया था, स्वांते पावो को दिया गया था। नेक्स्ट भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो पियरे अगस्टिनी को दिया गया था, फेरेंक क्रोन्स को दिया गया, और एनी एल हुलियर, इन तीनों को दिया गया था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए और एंडोसेकेंड का प्रयोग करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो जॉन फासे को दिया गया, नॉर्वे के हैं, और इनका एक इनोवेशन फिल्म यानी साहित्य जो था वो था इनोवेशन फिल्म, जिसे नवाचारी नाटक कह सकते हैं, इसके लिए दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। ये ईरान की हैं, 13 बार जेल जा चुकी हैं, और महिला उत्पीड़न को कम करने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया था। रसायन का नोबेल पुरस्कार ये एलेक्सी एक्यूमोव, बोगी बोवडी और लुइस ब्रूस, इन तीनों को दिया गया था। क्वांटम डॉट्स के उपयोग के लिए इन्हें दिया गया था। क्वांटम डॉट्स का उपयोग किसमें होता है, तो एलईडी और टीवी में, इन दोनों में प्रयोग होता है किसका, क्वांटम डॉट्स का। तो इसी का उपयोग किया था एलेक्सी एक्यूमोव, बोगी बोवडी और लुइस ब्रूस, तो इन तीनों को दिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा समय और है 2-3 मिनट का। यहाँ पर मैं एक लिस्ट लगा दे रहा हूँ, इसे आप पढ़ लीजिए, 2 मिनट के लिए इसको पढ़ लेना आप लोग, है ना। मैं बोलूँगा तो थोड़ा समय डालेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लेना। यहाँ पर हमारे कुछ लोग हैं और उनके गुरु हैं, जैसे सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के प्लूटो, प्लूटो के सुकरात, कबीर के रामानंद, सूरदास के वल्लभाचार्य, मीराबाई के रैदास, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कोणदेव थे, दयानंद सरस्वती के ब्रजानंद थे, विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस थे, बिरसा मुंडा के आनंद पांडे थे। और यहाँ पर ये इनके पिता हैं, जैसे अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ, भूगोल के एकेटियस, इतिहास के हेरोडोटस, रसायन के लेबुसियो, जीव विज्ञान के अरस्तु, और संस्कृत व्याकरण के पाणिनि, आयुर्वेदिक चिकित्सा के चरक, वनस्पति शास्त्र थियोफैक्टस, और गजल के कौन है, तो मिर्जा गालिब। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी के 2 टॉपिक थे, इनको कंप्लीट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा इसकी वीडियो देखने में आपको। ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ना। चलिए, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।